इनफाइनाइट पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हम सभी की जिंदगी से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है, और वो है कैश यानी नकद। देखिए, इनकम टैक्स की नई नियम आ चुके हैं और कैश को लेकर सरकार अब पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो गई है। और ये मत सोचिए कि ये नियम सिर्फ बड़े बड़े व्यापारियों के लिए हैं। नहीं, ये हर उस इंसान के लिए है जो नौकरी करता है, घर चलाता है या फिर छोटे मोटे लेन देन भी करता है। घर पर आखिर कितना कैश रख सकते हैं? दोस्तों से कैश में उधार लेना क्या कोई मुसीबत खड़ी कर सकता है? या फिर प्रॉपर्टी खरीदते समय कैश देना कितना भारी पड़ सकता है? आज की इस चर्चा में हम इन सभी उलझे हुए सवालों को एक एक करके सुलझाएंगे और नियमों को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में आता है, आखिर हम अपने घर पर कैश रखने की कोई कानूनी लिमिट है भी या नहीं? क्या 1 लाख रख सकते हैं, 10 लाख या फिर 50 लाख? तो सुनिए, मजे की बात यह है कि कानून ये बिल्कुल नहीं बताता कि आप कितना कैश घर पर रख सकते हैं। आप चाहें तो 1 करोड़ रुपए भी रख सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त है, और वो शर्त ये है कि आपके पास रखे हर 1 रुपए का पक्का हिसाब होना चाहिए। वो पैसा कहाँ से आया, इसका ठोस सबूत होना चाहिए। तो याद रखिए, असली खेल अमाउंट का नहीं बल्कि सोर्स का है। और यहीं पर हमें अकाउंटेड और अनअकाउंटेड पैसे के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अकाउंटेड मनी यानी हिसाब वाला पैसा वो है जिसका आपके पास पूरा रिकॉर्ड है, जैसे आपकी सैलरी जो बैंक में आती है, बिजनेस का वो प्रॉफिट जिस पर आपने टैक्स भर दिया है, या फिर कोई प्रॉपर्टी बेचकर मिला पैसा जो आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर में दिखाया है। और वहीं दूसरी तरफ है अनअकाउंटेड मनी यानी बेहिसाब पैसा। ये वो कैश है जिसके बारे में आप बता ही नहीं सकते कि ये आया कहाँ से। आम बोलचाल की भाषा में इसी को ब्लैक मनी या काला धन कहते हैं, और इनकम टैक्स विभाग की सारी सख्ती इसी बेहिसाब पैसे को लेकर है। अब जरा सोचिए, अगर कभी इनकम टैक्स की रेड में आपके घर से बेहिसाब कैश बरामद हो जाए तो क्या होगा? आप शायद सोच रहे होंगे कि कुछ टैक्स लगेगा, थोड़ी बहुत पेनल्टी लगेगी, लेकिन ये जो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आपको चौंका देगा। 84%। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सरकार उस बेहिसाब रकम पर टैक्स, सरचार्ज और पेनल्टी सब कुछ मिलाकर लगभग 84% तक वसूल कर सकती है। मतलब अगर 1 करोड़ रुपए का बेहिसाब कैश मिला तो उसमें से 84 लाख रुपए सीधे सीधे सरकार ले जाएगी और आपके हाथ में बचेंगे सिर्फ 16 लाख। इससे बड़ा वित्तीय जोखिम और क्या हो सकता है? तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि बेहिसाब कैश रखना कितना ज्यादा खतरनाक है। पर अगला सवाल मन में ये आता है कि भाई, इनकम टैक्स विभाग को पता कैसे चलता है? आखिर उनके पास ऐसी कौन सी जादुई छड़ी है जिससे वो ये जान लेते हैं कि किसके घर में कितना कैश रखा है? चलिए अब उनकी निगरानी के तरीकों को समझते हैं। देखिए, इसके मुख्य रूप से 2 तरीके हैं। पहला और सबसे आम तरीका है आपका अपना बैंक। जब भी आप एक तय सीमा से ज्यादा कैश बैंक में जमा करते हैं या फिर निकालते हैं, तो बैंक की ये जिम्मेदारी है कि वो इसकी सूचना सीधे इनकम टैक्स विभाग को दे। ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जो हमेशा काम करता रहता है। दूसरा तरीका है तलाशी और जब्ती, जिसे हम आम भाषा में इनकम टैक्स रेड के नाम से जानते हैं। ये तब होता है जब विभाग को किसी के खिलाफ कोई पुख्ता जानकारी मिलती है। और इस प्रक्रिया को और भी मजबूत बनाने के लिए सीबीडीटी ने 2025 के लिए एक नया सर्च एंड सीजर मैनुअल भी जारी कर दिया है, जिससे ये साफ है कि सरकार इस मामले में और भी ज्यादा सख्त और व्यवस्थित हो रही है। चलिए, अब उस दायरे में आते हैं जिससे हम सब कभी न कभी गुजरते ही हैं। दोस्तों, रिश्तेदारों या जान पहचान वालों से पैसों का लेन देन। क्या यहाँ भी कैश को लेकर कोई नियम है? जी हाँ, बिल्कुल है, और इसे जानना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। अक्सर हम सोचते हैं कि किसी दोस्त से जरूरत पड़ने पर 50,000 या 1 लाख रुपए कैश उधार ले लिए तो इसमें क्या हो गया, ये तो घर की बात है। या फिर मकान मालिक सोचते हैं कि किराएदार से सिक्योरिटी डिपॉजिट कैश में ले लिया तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन रुकिए, कानून की नज़र में ये एक बड़ी गलती हो सकती है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 269 SS के तहत कोई भी व्यक्ति 20,000 रुपए से ज्यादा का लोन या डिपॉजिट कैश में नहीं ले सकता। और अगर आपने इस नियम को नजरअंदाज किया तो इसकी सजा बहुत कठोर है। जुर्माना है सीधा 100%। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने किसी से 50,000 रुपए का लोन कैश में लिया तो इनकम टैक्स विभाग आप पर 50,000 रुपए का ही जुर्माना लगा सकता है। सोचिए, जितनी रकम आपने कैश में ली उतनी ही पूरी रकम पेनल्टी में चली गई। इसीलिए चाहे कितनी भी मजबूरी क्यों न हो, हमेशा बैंकिंग चैनल जैसे चेक, NEFT या UPI का इस्तेमाल करना ही सबसे समझदारी भरा कदम है।
अब बात करते हैं उन बड़ी डील्स की जहां काले धन के इस्तेमाल की आशंका सबसे ज्यादा रहती है, यानी जमीन, मकान या किसी भी अचल संपत्ति की खरीद फरोख्त। यहाँ के नियम तो और भी ज्यादा सख्त हैं। ये एक ऐसा नियम है जिस पर बहुत से लोग यकीन ही नहीं कर पाते। आप कोई भी अचल संपत्ति, चाहे वो एक छोटा सा प्लॉट हो या एक बड़ा बंगला, अगर आप उसे बेच रहे हैं तो आप खरीदार से एडवांस या टोकन मनी के तौर पर भी 20,000 रुपए से ज्यादा कैश नहीं ले सकते। जी हां, आपने सही सुना, लाखों करोड़ों की डील में कैश की सीमा सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए है। ये नियम इसलिए बनाया गया है ताकि प्रॉपर्टी के सौदों में कच्चे पक्के के खेल को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। आइए इसे मिस्टर सैम और मिस्टर राम की एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए मिस्टर सैम ने अपना 2 करोड़ का घर बेचा। डील ये हुई कि 50 लाख रुपए तो बैंक के जरिए पक्के में लिए जाएंगे और बाकी के 1.5 करोड़ रुपए कच्चे में यानी कैश लिए जाएंगे। अब हुआ ये कि किसी तरह इनकम टैक्स विभाग को इसकी भनक लग गई। अब देखिए क्या हुआ। सबसे पहले मिस्टर सैम, जिन्होंने 1.5 करोड़ कैश लिया था, उन पर सेक्शन 271D के तहत पूरे 1.5 करोड़ का यानी 100% का भारी भरकम जुर्माना लग गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। मिस्टर राम, जिन्होंने कैश दिया था, उनके लिए भी मुसीबत खड़ी हो गई। विभाग ने उस 1.5 करोड़ को मिस्टर राम की इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मान लिया और उस पर भी उनके स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगा दिया। मतलब एक ही गलती की सजा दोनों पार्टियों को भुगतनी पड़ी। प्रॉपर्टी के अलावा अगर आप कोई और महंगा सामान या कोई सेवा बेच रहे हैं तो भी एक नियम है। सेक्शन 269 ST ये कहता है कि आप किसी भी एक व्यक्ति से एक दिन में एक ही ट्रांजैक्शन के लिए 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश स्वीकार नहीं कर सकते। इसीलिए तो जब आप कोई महंगी गाड़ी, ज्वेलरी या कोई लग्जरी आइटम खरीदने जाते हैं तो बेचने वाला 2 लाख से ऊपर कैश लेने से साफ मना कर देता है। वो कोई बहाना नहीं बना रहा होता, बल्कि कानून का पालन कर रहा होता है। और अगर कोई इस नियम को तोड़ता है तो यहाँ भी सजा वही है जो हम पहले देख चुके हैं, सीधा 100% जुर्माना। अगर किसी ज्वेलर ने आपसे 5 लाख रुपए कैश में लेकर गहने बेचें तो उस ज्वेलर पर पूरे 5 लाख रुपए का ही जुर्माना लग सकता है। तो संदेश बिल्कुल साफ है, जब भी कोई बड़ी रकम का लेन देन हो तो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग चैनल का ही इस्तेमाल करें। अभी तक हमने व्यक्तिगत लेन देन की बात की, अब अपना ध्यान उन लोगों की ओर ले चलते हैं जो व्यापार करते हैं, जिनका रोज का काम ही खरीद फरोख्त और पेमेंट से जुड़ा है। उनके लिए कैश के नियम क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। अगर आप कोई भी बिजनेस चलाते हैं तो ये नियम आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप एक दिन में किसी एक व्यक्ति को किसी एक बिल के बदले 10,000 रुपए से ज्यादा का भुगतान कैश में नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो उस खर्चे को इनकम टैक्स की भाषा में डिसअलाउ कर दिया जाएगा, मतलब उसे खर्चा माना ही नहीं जाएगा। हालांकि ट्रांसपोर्टर्स को किए जाने वाले भुगतान के लिए ये सीमा थोड़ी ज्यादा रखी गई है, जो कि 35,000 रुपए है, क्योंकि उनके काम की प्रकृति ही कुछ ऐसी होती है। तो इस खर्चे के डिसअलाउ होने का मतलब क्या है? मान लीजिए आपने 15,000 रुपए का कोई सामान कैश में खरीदा। जब आप साल के आखिर में अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो इनकम टैक्स विभाग उस 15,000 के खर्चे को मानेगा ही नहीं। इससे क्या होगा? कागजों पर आपका मुनाफा 15,000 रुपए बढ़ जाएगा और आपको उस बढ़े हुए मुनाफे पर टैक्स देना होगा। इतना ही नहीं, अगर आपने कोई मशीनरी जैसी कैपिटल एसेट 10,000 से ज्यादा कैश में खरीदी तो आप उस पर मिलने वाली डेप्रिसिएशन की छूट भी नहीं ले पाएंगे। हाँ, एक राहत की बात जरूर है, जो छोटे व्यापारी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम यानी 44AD या ADA में आते हैं, उन पर यह नियम लागू नहीं होता। और अब आते हैं इस पूरी कहानी की सबसे अहम कड़ी पर, यानी कि बैंक। बैंक इस पूरे सिस्टम में एक तरह से सरकार की आंख और कान का काम करते हैं। वो न सिर्फ बड़ी ट्रांजैक्शंस की रिपोर्टिंग करते हैं, बल्कि आपके कैश निकालने पर टैक्स भी काटते हैं, जिसे हम TDS कहते हैं। इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए। ये दिखाता है कि बैंक से कैश निकालने पर कब और कितना TDS करता है। यहाँ सबसे बड़ा फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR समय पर फाइल करते हैं या नहीं।
अगर आपने पिछले सालों की ITR फाइल नहीं की है तो 20 लाख से ज्यादा कैश निकालने पर ही 2% TDS कटना शुरू हो जाएगा और 1 करोड़ से ऊपर तो ये 5% हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक जिम्मेदार टैक्स पेयर हैं और अपनी ITR हमेशा फाइल करते हैं तो सरकार भी आप पर भरोसा करती है और आपको 1 करोड़ रुपए तक की कैश निकासी पर कोई TDS नहीं देना होता। 1 करोड़ से ऊपर निकालने पर सिर्फ 2% TDS कटता है। टीडीएस के अलावा बैंक कुछ खास लेन देन की जानकारी सीधे इनकम टैक्स विभाग को भी भेजते हैं। अगर आपके सेविंग्स अकाउंट में एक वित्तीय वर्ष के दौरान कुल कैश जमा या निकासी 10 लाख रुपए की सीमा को पार कर जाती है तो एक ऑटोमेटिक रिपोर्ट विभाग को चली जाती है। और अगर आपका करंट अकाउंट है तो ये सीमा काफी ज्यादा है, यानी 50 लाख रुपए। लेकिन एक बात याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बैंक की इस रिपोर्टिंग से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप पर कोई जुर्माना लगने ही वाला है। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि ये लेन देन अब इनकम टैक्स विभाग की नज़र में आ गया है और आपको ये साबित करने के लिए तैयार रहना होगा कि ये पैसा आपका अपना है, हिसाब का है और इसका सोर्स क्या है। अगर आपके पास हर सवाल का जायज़ जवाब और पक्का सबूत है तो फिर चिंता की कोई बात नहीं है। इन बड़े बड़े नियमों के अलावा 2 छोटी मगर बहुत काम की बातें और हैं। अगर आप किसी संस्था को दान देकर सेक्शन 80G में टैक्स छूट लेना चाहते हैं तो याद रखिएगा कि 2000 रुपये से ज्यादा का दान कैश में नहीं होना चाहिए। इसी तरह अगर आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम कैश में भरते हैं तो आपको सेक्शन 80D के तहत मिलने वाली टैक्स कटौती का फायदा भी नहीं मिलेगा। तो इन सभी नियमों और कानूनों को समझने के बाद आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। एक तरफ हमारा देश UPI और डिजिटल पेमेंट में पूरी दुनिया को रास्ता दिखा रहा है और दूसरी तरफ कैश के इस्तेमाल पर इतनी पाबंदियां और निगरानी लगातार बढ़ती जा रही है। तो क्या हम धीरे धीरे एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां हार्ड कैश रखना या उसमें लेन देन करना एक सुविधा नहीं बल्कि एक वित्तीय जोखिम बनता जा रहा है? इस पर विचार करना आज हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया बने रहें।